हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम का अध्ययन करेंगे। ये फैराडे वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 1832-33 ईस्वी में विभिन्न वैद्युत अपघटन का विभिन्न वैद्युत अपघट्य के अपघटन का अध्ययन किया और विद्युत विच्छेदन से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम के नाम से जानते हैं। इनके प्रथम नियम में है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा जो होगी वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होंगे। मेरे कहने का मतलब फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर एकत्र हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। और दूसरे नियम के अनुसार जब कई वैद्युत अपघट्य के विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और उनसे समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो अब इस दोनों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1832-33 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विच्छेदन का अध्ययन किया और दो नियम का प्रतिपादन किया। फर्स्ट लॉ मतलब प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। फिर से एक बार इसको मिला ले। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड के विषय में हम लोग ये पढ़े थे कि विद्युत अपघटनी बर्तन में डाले गए धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड दो तरह के थे, एक कैथोड था, एक एनोड था, है ना। जिसको बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया था उसको कैथोड कहा गया था, जिसको धन ध्रुव से जोड़ा गया था उसको एनोड कहा गया था। अब इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला स्थापित करने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य में C एम्पियर की विद्युत धारा को T समय तक प्रवाहित करने पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा m ग्राम है। तो ये प्रथम नियम के अनुसार लिखेंगे m समानुपाती, ये चिन्ह जो है समानुपाती का है, m समानुपाती CT। आगे लिखेंगे m बराबर, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर ये बराबर का चिन्ह देंगे, कांस्टेंट लेंगे, m बराबर ZCT। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए है, जहाँ Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात विद्युत रासायनिक समतुल्यांक है। m डिपोजिटेड सब्सटेंस मतलब जमा हुए पदार्थ की मात्रा है। C इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है और T जो है सो समय है। मतलब इसमें चार टर्म है, m है, Z है, C है, T है। T समय को सूचित करता है, C विद्युत धारा को, m जो है जमा हुए पदार्थ की मात्रा को और Z जो है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक है। अब इसमें टर्म ये विद्युत रासायनिक समतुल्यांक आ रहा है। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है? तो हम कहेंगे किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहा जाता है, जिसको हम Z से सूचित करेंगे। ठीक है ना। आपसे कोई पूछे या जानना चाहे कि विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है तो आप कहेंगे किसी वैद्युत अपघट्य में
इलेक्ट्रोड पर किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है? जब किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहा जाता है। इसको जेड से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहा जाता है। इसको जेड से सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, द्वितीय लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनसे समान विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार मतलब फैराडे के सेकेंड लॉ के अनुसार जब विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना। फैराडे के सेकेंड लॉ के अनुसार जब विभिन्न वैद्युत अपघट्य को विलयन को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसके मैथमेटिकल फॉर्म को प्राप्त करने के लिए हम मान लेंगे 2 वैद्युत अपघट्य ए और बी है जिनके जमा हुए पदार्थ की मात्रा क्रमशः m1 m2 है तथा उनका तुल्यांकी भार क्रमशः e1 e2 है। लिखे हैं, माना 2 वैद्युत अपघट्य ए एवं बी है, उनके जमा हुए पदार्थ की मात्रा क्रमशः m1 एवं m2 है तथा तुल्यांकी भार क्रमशः e1 एवं e2 है। मेरे कहने का मतलब ए वैद्युत अपघट्य का जमा हुए पदार्थ की मात्रा m1 तथा तुल्यांकी भार e1। उसी तरह से बी वैद्युत अपघट्य का जमा हुए पदार्थ की मात्रा m2 और उसका तुल्यांकी भार e2। तो इसको हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे। ए के लिए m1 समानुपाती e1 मतलब m1 बराबर के e1 जहाँ के स्थिरांक m1 बटा e1 बराबर के, ये सेकेंड है इक्वेशन। पुनः बी के लिए m2 समानुपाती e2 m2 बराबर के e2 जहाँ के स्थिरांक। इसको हम लिख सकते हैं m2 बटा e2 बराबर के
ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में हम तुलना करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, समीकरण सेकेंड और थर्ड से हम पाते हैं m1 बटा e1 बराबर है m2 बटा e2। चूंकि इक्वेशन सेकेंड भी k के बराबर है और थर्ड भी k के बराबर है, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसको हम अब लिखेंगे m1 बटा m2 बराबर e1 बटा e2। ये इक्वेशन 4 होगा। अब समीकरण एक को सेकेंड लॉ के आधार पर लिखने पर एक को सेकेंड लॉ के आधार पर लिखें। समीकरण एक था आपका m बराबर जेड सी टी, इसको सेकेंड लॉ के आधार पर हम लिखेंगे m1 बराबर z1 सी टी। ये समीकरण 5 होगा, क्योंकि सेकेंड लॉ में विद्युत धारा को कांस्टेंट रखना है, इसलिए c और t को हम कांस्टेंट रखा। m2 बराबर Z2 CT, ये इक्वेशन 6 है। समीकरण 5 को 6 से भाग करने पर अब समीकरण 5 को 6 से भाग कर देगा। इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 6, देन वी गेट m1 बटा m2 बराबर z1 ct बटा z2 ct। इसमें आपका ct कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे m1 बटा m2 बराबर z1 बटा z2। ये समीकरण 7 हो गए, 7 हो गए। अब हम इसके पहले जो भी लिखा था समीकरण 4 और 7 को हम तुलना करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों का आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगे। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7 we get,
आपका फोर्थ इक्वेशन था m1 बटा m2 बराबर E1 बटा और 7 है m1 बटा m2 बराबर Z1 बटा। इस तरह से हम लोग इस दोनों में देखते हैं, दोनों का जो है बायां पक्ष इक्वल है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होंगे। मतलब m1 बटा m2 बराबर है E1 बटा E2 के, और 7 में m1 बटा m2 बराबर Z1 बटा Z2, अर्थात E1 बटा E2 बराबर है Z1 बटा Z2। अर्थात E1 बटा E2 बराबर है Z1 बटा Z2। इससे स्पष्ट होता है कि E मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी वैद्युत अपघट का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर है। तो अगर ये फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम पूछा जाता है तो इसमें हम दोनों ही लॉ की चर्चा करेंगे और समीकरण को स्थापित करेंगे। अगर सिर्फ फर्स्ट लॉ पूछता है तो सिर्फ हम फर्स्ट लॉ को लिखेंगे, उसका समीकरण स्थापित करेंगे, और सेकेंड लॉ पूछते हैं तो सेकेंड लॉ को लिखेंगे। लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन हो कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम की व्याख्या करें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो ये पूरा लिखना है, जितना हम लोग लिखे हैं सबको लिखना है। इस तरह से आज हम लोग देखा ये फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, उसमें फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।